Good morning, guys. Good morning, guys. Guys, am I audible to you? सुनाई दे रहा है आपको अच्छे से? ठीक है। यार बहुत सिंसियर हो आप लोग। आई एम इम्प्रेस्ड यार। जितने भी लोग आए 25 लोग। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज लाइक आप सबको डायरेक्टली मुझे मैसेज करना है। यू डोंट हैव टू सेंड मैसेजेस टू एवरीवन। ठीक है। सो एवरी कम्युनिकेशन हैज टू बी विथ मी, नॉट विथ एवरीवन इन द ग्रुप। एम आई क्लियर गाइस? ठीक है। थोड़े 3-4 मिनट रुकते हैं, then we will start the lecture. Let's wait for a couple of minutes. Any questions from your side? 15th August, I'm sure आप सबने क्या कहूँ अभी पढ़ाई की होगी। तालिबान सी तालिबान तो थोड़ा ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आजादी का अमृत महोत्सव वो पिछले एक दो साल से चल रहा है। ठीक है। तो इतना जानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स है, जैसे फॉर एन एग्जांपल आत्मनिर्भर भारत। तो देर इज आत्मनिर्भर भारत 1.0, 2.0 एंड 3.0। उसमें हर एक सेक्टर्स में बहुत सारी स्कीम्स होती है। सो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। और मैंने इस साल के आपके जितने भी पेपर देखे, उसमें से आत्मनिर्भर भारत के ऊपर इतने क्वेश्चंस भी नहीं थे। कुछ गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट स्कीम्स होती है, बहुत बड़ी स्कीम, तो उसके बारे में पढ़ना इज इंपॉर्टेंट। रिफॉर्म्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए, वो भी बड़ी सिग्निफिकेंट स्कीम्स, और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स है उस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स आर इंपॉर्टेंट टू नो। ठीक है। United Nations Security Council this month is very, very important because of Taliban, because India being the president of the United Nations Security Council for the month of August. So it is important to know. Olympics में what you have to know is about the Indian winners who have won medals. At the same time, we should also know that who has won medals for India in the past. For example, last time we studied about Major Dhyanchand. So we know that he won gold medal, hockey team in 1928, 1932 and 1936. सो इंडिया के जो मेडल्स है, जो इंडिया ने जीते हैं, हमने पढ़ा था कि अभिनव बिंद्रा ने 2008 बेजिंग ओलंपिक्स में एक पहला इंडिविजुअल मेडल जीता था। तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। प्रीवियस विनर्स इन ओलंपिक्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर क्वेश्चन थोड़ा टफ पूछना है तो आपको ऐसा पूछ लेंगे, साक्षी मलिक ने कौन सी स्पोर्ट्स में वो मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल और वॉट एवर, आई डोंट रिमेम्बर, और कहाँ पे था वो ओलंपिक्स। ठीक है। सो यू शुड नो इट वॉज रेसलिंग, आई थिंक इट वॉज ब्रोंज एंड इट वॉज इन रियो। ठीक है, रियो ओलंपिक्स 2016। सो दिस आर सम एरियाज वेर यू शुड फोकस अपॉन। ठीक है। एनी मिलिटरी एक्सरसाइज in which India is a participant. एनी मिलिटरी एक्सरसाइज में तीन एक्सरसाइज आती है। आइदर इट इज एक्सरसाइज बिटवीन आर्मीज ऑफ टू और मोर कंट्रीज, और ऑफ नेवी, और ऑफ एयरफोर्स। वो सारी की सारी पढ़नी है।
दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. They can be asked in a short format questions. ठीक है, like this exercise is about which this exercise इंडिया की आर्मी किसके साथ करती है. ठीक है, we studied about इंद्र. yes, खुशी आपकी बात सही है, इंद्र की हमने बात पढ़ी थी. ठीक है, so it was between इंडिया एंड रशिया. ये साल वॉल्स कार्ड में होने वाला है इन रशिया. ठीक है, सो दैट यू शुड नो, इतना पता होना चाहिए. चलो, एम आई क्लियर? शुरू करते हैं आज का लेक्चर. अभी टेल मी दैट इंडिया सेलिब्रेटेड विच इंडिपेंडेंस डे इन 2021. 15 अगस्त 2021 को हमने आजादी का कौन सा साल मनाया है, सेलिब्रेट किया है. ठीक है, क्योंकि मैं जानता था दो तीन बच्चे 74 लिखेंगे, बट द आंसर इज 75. और किसी तीन बच्चों ने या दो बच्चों ने 76 भी लिखा है. बट यू शुड रिमेंबर दैट 15th August 2021 was the 75th year of independence. ठीक है, नाउ इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन है अबाउट 15th August, दैट व्हाई 15th August was selected, वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, सो 2 साल पहले 1945 में it was on 15th August that the Japanese empire surrendered to the British government in the east. ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया. ठीक है, और किसको सरेंडर किया था? द जापानीज एम्परर एट दैट टाइम, दे सरेंडर टू माउंट बैटन, लॉर्ड माउंट बैटन. ठीक है, ही वॉज द कमांडर ऑफ द साउथ ईस्ट रीजन. ठीक है, so when Lord Mountbatten became the Governor General of India, he decided that India को independence हम 15th August को देंगे. ठीक है, so that is the history that why 15th August was selected, because 15th August को 2 साल पहले Japanese government surrender. ठीक है, to the allied forces. ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, ओके, चलो, नाउ आंसर दिस क्वेश्चन. हाँ, वो मेरे आगे मैं क्वेश्चन पूछूंगा. देख, आपकी बात सही है. विच नेशनल पार्क बिकेम द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया टू यूज सैटेलाइट फोन्स? वेरी इजी, वेरी इजी. अगर आप लोग पढ़ रहे हो करंट अफेयर्स फ्रॉम योर साइड, देन आपको इसका आंसर आना चाहिए. एक हिंट दे देता हूं, दैट इट इज लोकेटेड इन आसाम and it is famous for one horn rhinoceros. The answer is काजीरंगा नेशनल पार्क. ठीक है, ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? चलो, ठीक है, लेट्स गो. अच्छा, विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क? विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क? उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है. मध्य प्रदेश में तो, मध्य प्रदेश इज द फर्स्ट. मध्य प्रदेश एंड अंडमान निकोबार हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क in their union territory and state. मैंने सेकंड नंबर का पूछा है. विच स्टेट हैज द सेकंड हाईएस्ट नेशनल पार्क? द आंसर इज अगेन आसाम. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, टोटल 7 नेशनल पार्क इन आसाम. ठीक है, एम आई क्लियर गाइस? रिसेंटली the government of Assam created or granted status to 2 national park. ठीक है, this is उसके कारण now Assam has
7 नेशनल पार्क, सेकंड हाईएस्ट। ठीक है। यस ऋषित, मध्य प्रदेश आई थिंक दे हैव 9 एंड ऑल्सो अंडमान निकोबार आइलैंड, both of this state and union territory has close to 9। ठीक है। एंड डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ दोस नेशनल पार्क? ये भी मैंने पढ़ाया है। नहीं। वेरी गुड सिद्धांत, वेरी गुड। रायमोना नेशनल पार्क एंड दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। प्लीज राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये दो नए पार्क है, रायमोना नेशनल पार्क एंड दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। They have recently been granted the status of national park by Assam government. Dihing Patkai is number 6 and Raimona will be 7. ठीक है। Dihing Patkai is at number 6 and Raimona is the latest, 7th। ठीक है। Clear guys? Should I go ahead? Everyone? चलो ठीक है। Okay, now tell me that which authority is responsible for granting license for usage of vaccines in India. If somebody has to provide vaccines to the Indian population, तो उनको किसके पास से परमिशन लेनी पड़ेगी? वेरी गुड, द आंसर इज डायरेक्टर जनरल ऑफ ड्रग्स, DGCI। ठीक है। ICMR इज नॉट द करेक्ट अथॉरिटी। ठीक है। DGCI, ड्रग्स कंट्रोलर, ठीक है, ऑफ इंडिया। ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस न्यूज। ठीक है। ओके। Zydus Cadila, they have developed world's first plasma DNA based vaccine। सबसे पहले ये लाइन समझो, ते वर्ल्ड की पहली प्लाज्मा एंड डीएनए बेस्ड वैक्सीन है। एंड दिस वैक्सीन विल बी गिवन इन 3 डोज। ठीक है, 3 डोजेजेस। ठीक है। नाउ दिस सिक्योर्ड द अप्रूवल फ्रॉम Drugs Controller General of India, that is DCGI, and they have secured the permission to administer this to children above 12 years, basically for the age gap of 12 to 18 years. So it is very important. Zydus Cadila is based in Gujarat, that you should know, and India's first vaccine, which will inoculate the age group of 12 to 18 years। ठीक है। Now guys, the third paragraph is very much important, ध्यान से पढ़ो वो। that ये Zydus की जो वैक्सीन है, that has been developed by collaboration between the private sector, that is Zydus, and government। गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बेसिकली दे वर्क टुगेदर टू डेवलप दिस पर्टिकुलर वैक्सीन। मैंने आपके सीनियर्स को एक प्रोग्राम के बारे में पढ़ाया था, विच इज कॉल्ड मिशन कोविड सुरक्षा। ये मिशन लॉन्च किया गया था अंडर आत्मनिर्भर भारत। अंडर दिस मिशन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट was to make sure that money and funds are provided to private sector so that they can develop vaccine। पता चला? Am I clear? This was a government mission in which government thought that we will provide money to the private sectors and we will utilize the expertise of both the government and the private sector to develop vaccine। ठीक है। So this particular vaccine ZyCoV-D is developed by under this particular mission। ठीक है। लिख लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप समझो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें से, दैट विच वैक्सीन वॉज डेवलप्ड इन इंडिया अंडर मिशन कोविड सुरक्षा प्रोजेक्ट।
तो आपको पता होना चाहिए कि वो जाइडस की वैक्सीन। ठीक है, एम आई क्लियर गाइस? पता चल गया आप सबको? ठीक है, प्लीज लिख लो, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। आज के न्यूज में थोड़ा लिखना ज्यादा है आपको, ठीक है। एंड आई हैव सीन कि अगर आपको मतलब हमने डिस्कस भी किया है पेपर, हम आज भी करने वाले थे, लेकिन अभी नेक्स्ट टाइम रखेंगे। ओनली जाइडस नहीं है, काफी सारे प्राइवेट सेक्टर दे हैव पार्टिसिपेटेड, लेकिन वैक्सीन अभी तक सिर्फ जाइडस वाले ने ही बनाई। ठीक है, जब कोई और प्राइवेट कंपनी बना लेगी तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। हमें तो कहां से पता होगा यार, वी आर ऑल अबोव 18। हमें तो कोविशील्ड ही लेनी है। ठीक है, अगर दूसरा टेस्ट करने की इच्छा हो तो ये भी ले लेंगे, ठीक है, कभी कि ये कैसा फ्लेवर है इसका, तो जाके टेस्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। ओके गाइस। हेतवी, अभी दे हैव सीक्ड अप्रूवल, सो देयर विल बी सम टेस्ट। मतलब आपको थोड़े टारगेटेड पॉपुलेशन पे टेस्ट करने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है, अभी वो मिली है। एक बार फुल फ्लैज परमिशन मिल जाएगा, फिर देखते हैं। ठीक है, एंड आई थिंक जाइडस की हॉस्पिटल में तो इट विल बी अवेलेबल सून। ठीक है। ओके गाइस, एवरीवन, शुड आई गो एड? लिख लिया? थोड़ा जल्दी लिखो। यू डोंट हैव टू राइट ईच एंड एवरी वर्ड, ठीक है, आप समझो, यू कैन बी स्मार्ट, यू हैव टू राइट कीवर्ड्स। ठीक है, आपको कीवर्ड्स लिखने हैं। डीजीसीवाई अप्रूवल, जाइडस कैलिडा, जाई कोविड, कीवर्ड्स लिखने होते हैं, ठीक है, न्यूज में। अगर आपकी नोट्स जितनी शॉर्ट होगी तो आप उसको इतने आसानी से रिवाइज भी कर पाओगे। ठीक है, सो ऑलवेज कीप योर नोट्स इन अ शॉर्ट फॉर्मेट। निष्का, दोज आर टेक्निकल टर्म्स, ठीक है। नाउ आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट प्लाज्मा एंड डीएनए इज, लेकिन क्या एक्चुअल टेक्नोलॉजी है, दैट आई हैव नो आइडिया। ठीक है, प्लाज्मा इज द हाईएस्ट कंपोनेंट ऑफ योर ब्लड। जब आप ब्लड लेते हो और उसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डालते हो, तो सबसे ऊपर और सबसे ज्यादा जो होता है, मतलब सबसे हाईएस्ट प्रोपोर्शन में जो, वो आपका प्लाज्मा होता है, मोर देन 45% और 50%। ठीक है, और सबसे कम जो होता है वो आपका डब्ल्यूबीसी होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है। हाँ, इट इज अ नेडलेस वैक्सीन, यस। 3 डोज नीडल लेस वैक्सीन। ठीक है। हाँ, आपको टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए, दैट इट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लाज्मा डीएनए वैक्सीन। ठीक है, मतलब प्लाज्मा और डीएनए याद रखना, इट इज अ नो बिग डील। ठीक है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये इंडिया ने बनाया है। ठीक है, तो हमें हमारा याद रखना इस ज्यादा इंपॉर्टेंट। और क्लैट के पेपर में भी पूछा ही था, हु हैज डेवलप्ड को दिस कोविशील्ड। ठीक है, सो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, पढ़ना पड़ता है उसके बारे में। ठीक है। ओके, चलो आगे चलेंगे अभी। ठीक है। फेसबुक लॉन्चेस स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव इन 200 सिटीज इन इंडिया। बस आपको इतना ही याद रखना है। एंड ऑल्सो दैट इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री वेयर फेसबुक हैज लॉन्च दिस प्रोग्राम। ठीक है, वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, एक बात समझ लो, एक बात समझ लो। वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज बाकी सारी एग्जाम्स में देर आर शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन मतलब ये चीज किसने की है, ये कहां पे हुआ,
ये प्रोजेक्ट किसका है, ये किसने किया, ठीक है. इन दो शॉर्ट क्वेश्चन टाइप क्वेश्चंस, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. पता चल गया. दे कैन सिंपली आस्क यू दैट विच ऑफ द सोशल मीडिया कंपनी have launched a program in which they will provide loans to small business. ठीक है. So you should know that it is Facebook. बस इतना ही. कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. As the name itself suggests that जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं उनको लोन्स प्रोवाइड की जाएगी सो दैट उनका बिजनेस ऑपरेशंस आसान रहे और अच्छा रहे. ठीक है. बिकॉज ऑफ द कोविड जो स्मॉल बिजनेस थे, दे आर द, मतलब उनका हालत सबसे खराब हुआ था. ठीक है. स्मॉल, जिसे हम एमएसएमई कहते हैं, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस. ठीक है. एम आई क्लियर गाइस? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम एंड व्हाई वी हैव टू फोकस ऑन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है. अगर आप आईलेट दे रहे हो, क्लैट में ये पूछने की संभावना बहुत कम है. बट अगर आप सिम्बायोसिस का एंट्रेंस दे रहे हो, क्राइस्ट का दे रहे हो, ठीक है, इवन आईलेट दे रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चंस जो शॉर्ट फॉर्मेट क्वेश्चंस होते हैं वहां पे इंपॉर्टेंट है. दिस क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड इंफॉर्मेशन विल नॉट बी आस्क्ड इन क्लैट. ठीक है, दैट आई एम श्योर. लेकिन बाकी एग्जाम्स में क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं. ठीक है. लिख लो गाइस. Everybody done? Should I go ahead? Okay. Answer this question. Recently, ये मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं और रिसेंटली से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है. रिसेंटली, two states of India which are located in northeastern region had some clashes because of boundary issues. ये कौन से स्टेट की मैं बात कर रहा हूं? वेरी गुड गाइस, वेरी गुड. ठीक है. बस ऐसे क्वेश्चंस आपको कैच करने होते हैं. ठीक है. वेरी गुड. द क्वेश्चन, द आंसर इज आसाम एंड मिजोरम. हमने उससे आसाम एंड नागालैंड नहीं, आसाम एंड मिजोरम. ठीक है. मैंने उस पूरे टॉपिक को बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ाया था. ठीक है. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेट ऑफ इंडिया was which state of India was called once as लुशाई हिल्स? लुशाई हिल्स करके एक जगह थी, उसे हम आज क्या कहते हैं? ये भी मैंने पढ़ाया था, अगर आप अपनी नोट्स में लिखा होगा तो, बिकॉज ये न्यूज इसके साथ जो जुड़ा हुआ है. अगेन द क्वेश्चन आंसर इज मिजोरम. मिजोरम. मैंने जब आपको ये डिस्प्यूट के बारे में पढ़ा रहा था तभी मैंने बताया था दैट मिजोरम आज नाम है उस जगह का, लेकिन हम पहले उस जगह को लुशाई हिल्स कहते थे. ठीक है. देखो, आपको पता चला क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं. ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आप इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल पढ़ोगे तो वहां पे ये सेम क्वेश्चंस रिपीट हुआ क्वेश्चन इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी. ठीक है. वेरी गुड. चलो आगे चलते हैं. ऋषित, लास्ट में ये क्वेश्चन पूछना, मैं आपको बताऊंगा. ठीक है. ओके. इस्माइल सबरी याकूब बिकम्स मलेशियाज न्यू प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. हमारे नेबर्स के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए एंड कुछ डिस्प्यूटेड जगह होती है उनके बारे में पता होना चाहिए. मलेशिया में पिछले 3-4 साल से पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस चल रहे हैं. ठीक है. इसके लिए हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए दैट हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया. द आंसर इज इस्माइल सबरी याकूब. He replaced
मुयुद्दीन यसीन, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट वहां के किंग ने किया है, एंड द किंग नेम इज अल सुल्तान अब्दुल्ला। ठीक है। हाँ वो कल ही हुआ, कल्याण सिंह गुजर गए, वो कल हुआ, ठीक है। लेकिन मैं पीपीटी बना चुका था, लेकिन मैं अभी ने मैंने आप बोल दिया अभी, ठीक है। कल्याण सिंह बहुत प्यारे इंसान थे, मुझे बहुत पसंद है। वो इनके टाइम पे ही बाबरी मस्जिद टूट गया, तो मुझे बहुत पसंद, ठीक है। और उन्होंने कुछ किया भी नहीं था, इसलिए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो भी ही इज वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। अरे प्राइम मिनिस्टर कहाँ से होंगे? अच्छा हाँ, मलेशिया के। भाई बाबरी मस्जिद कब टूटा था? एनी आइडिया इन विच ईयर? 1992। यस 1992, ठीक है। कौन से सेंस में, मतलब वो सेंस ना पता चले इसलिए तो मैंने उसको ओपन एंडेड रखा है यार। क्या यार, मेरा जोक बिगाड़ देते हो आप, ठीक है यार। अगर मुझे इतना ही डिटेल में बताना था तो मैं क्लियरली बता देता। या पिगेसस के बाद मैं बहुत चिंतित रहता हूं मैं खुद, ठीक है। चलो गाइस, हो गया। मैं आगे जाऊं? मेरे को रात में भी पिगेसस दिखता है, व्हाइट हॉर्स उड़ता हुआ, इसके लिए आई एम वेरी। हाँ, चलो आगे चलते हैं। अभी पता होगा कि पार्थ सर ने ऑलरेडी 3 राखियां बंधा ली है किसी को, ठीक है, इसलिए ऐसा बोलने का नहीं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ओके, लेट्स गो। चलो, हंसी मजाक खत्म, ऐसा थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, मजा आता है। चलो, उभरते सितारे फंड। नाउ अंडरस्टैंड गाइस, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? बिकॉज दिस इज अ इनिशिएटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये लॉन्च किया है, निर्मला सीतारमण, ठीक है। एज द नेम itself suggests, उभरते सितारे मीन्स राइजिंग स्टार्स। मतलब जो स्मॉल और मीडियम साइज एक्सपोर्ट कंपनी हैं, उनको अगेन फंड प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, ठीक है, जिसका नाम है उभरते सितारे। ये स्कीम दो गवर्नमेंट के आर्म्स मिलके इंप्लीमेंट करेंगे। एक है एक्सिम बैंक, विच इज कॉल्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एंड सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। बस इतना ही पता होना चाहिए। ये स्कीम और ये फंड है, ये स्कीम में देर इज अ फंड क्रिएटेड ऑफ 250 करोड़। ये फंड प्रोवाइड किए जाएंगे टू स्मॉल एक्सपोर्ट यूनिट्स, ताकि दे कैन अचीव कॉम्पिटेंस इन दर एक्सपोर्ट, ठीक है। प्लीज राइट डाउन। एम आई क्लियर गाइस? एनी डाउट्स इन दिस? ठीक है, प्लीज राइट डाउन। Always pay attention to central government initiatives, ठीक है। A simple question can be asked like this, that Ubharte Sitare Fund is to achieve what, or what is the objective of this schemes? 4 ऑप्शन दे देंगे, you should able to find out that it is to support exports of small and medium size units, ठीक है। ओके गाइस, देखो, अमाउंट ऑफ फंड इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए। 250 तो आराम से याद रह जाएगा। देखो गाइस, एक बात बताता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिए। एक बात बताता हूं, देर इज अ डिफरेंस इन नोइंग टू द पॉइंट, एंड देर इज अ डिफरेंस व्हेन वी से दैट यू शुड हैव अ ब्रॉड आइडिया। ब्रॉड आइडिया का मतलब क्या है? अभी ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैंने 2 बार पढ़ा, एक जब मैं ये पीपीटी बना रहा था, और अभी मैं जब आपको पढ़ा रहा हूं। अभी मुझे 6 महीने बाद जब ये न्यूज मेरे सामने आएगा ना, तो एटलीस्ट मैं देख के
पता तो लगा ही लूंगा कि नहीं यार वो 250 था। ठीक है, यू शुड हैव अ ब्रॉड आइडिया। ऐसा 250 रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन में 400 दिया है तो पता होना चाहिए कि नहीं 400 तो नहीं है भाई, वो कुछ 2K लाइन में था। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। एम आई क्लियर? चलो गाइस, आगे चलेंगे। आप लोगों को चाहिए सब्जी वगैरह? ये नीचे आया है, भिजवा दूंगा सबके लिए। ठीक है। हाँ वही तो कह रहा हूँ कि नीचे आए हैं कुछ लोग। कुछ भी चाहिए आप लोगों को तो बता दो मेरे को, ठीक है। मैं भी सोच लिया है ये भी एवरी संडे ये पार्ट टाइम जॉब शुरू कर देता हूँ। चलो चलो आगे चलते हैं, ठीक है। लेट्स गो। देखो, अगेन अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव, इट इज कॉल्ड डिस्क 5.0। डिस्क का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज। ठीक है, it is a kind of a web page or government application which will showcase डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज। ठीक है, सो दैट इंडिया के डिफेंस सेक्टर में इनोवेशंस प्रमोट किए जाए। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, एंड दिस प्रोजेक्ट विल बी अंडर IDEX DO, इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ठीक है, अगर हम खुद इनोवेट कर रहे हैं, मैं इनोवेट कर रहा हूं डिफेंस में, आप लोग कुछ अच्छा करते हुए डिफेंस में इनोवेशन, so what is the advantage for India? So that India will depend less on foreign countries for its military requirement। ठीक है, आत्मनिर्भर भरने के लिए ही हमने ये सब कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज राइट डाउन। एम आई क्लियर? पता चल गया? आत्मनिर्भर बनना है, ठीक है, मतलब समझ लो आप कुछ भी करके बाय हुक और बाय क्रूक सब कुछ इधर ही बनाएंगे हम। डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, यस। ओके, दिस पर्टिकुलर initiative is to make sure that we promote defense innovation, defense startup. Because if we are able to develop the defense sector of India, then we will depend less on the foreign country. I अच्छा, हाँ, इकोनॉमी में कुछ भी प्रोजेक्ट बनाना है तो अभी आत्मनिर्भर भारत इज द बेस्ट टॉपिक। ठीक है। हाँ हाँ, भाई राजनाथ सर ही लॉन्च करेंगे ना। अनमोल, मैंने वो किया नहीं है बट थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। मैं उसकी पीपीटीज बना लूंगा और मैं सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। मुझे याद ही नहीं रहा। आपने अच्छा किया आपने बोला, तब तो मुझे स्ट्राइक हुआ कि हाँ मेरा एक हफ्ते का पीपीटी रह जाएगा। मैं आपको बना के मैं सर को दे दूंगा, तो वो आई विल मेक श्योर दैट आपके पास वो कंटेंट आ जाए। ठीक है, मुझे याद ही नहीं रहा, आपने कहा तब तो मुझे स्ट्राइक हुआ। ठीक है, ओके गाइस, चले आगे। 127th अमेंडमेंट बिल तो मैं पढ़ा लूंगा आपको, मैं खुद पढ़ा दूंगा। ठीक है, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, बहुत सिंपल है। ठीक है, छोटी दो तीन चीजें याद रखनी है, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, ओके। मेरी बात सुनो पहले, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो ध्यान से सोच के आंसर देना, मैंने पढ़ाया हुआ है। रुद्रेश्वरा टेम्पल, ऑल्सो नोन एज रमप्पा टेम्पल, वो कहाँ पे लोकेटेड है? गोवा कर्नाटका, रॉन्ग आंसर गाइस। दो छोटी सी चीज आप लोग याद नहीं रखते हो क्या है यार, ऐसा करने का।
It is located in Telangana. It is located in Telangana. It is the 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट. आप लोग भूल गए. रिसेंटली डिक्लेयर एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया. और दूसरी कौन सी साइट थी अलोंग विथ रुद्रेश्वरा टेम्पल? दूसरी कौन सी थी? धोलावीरा. भाई धोलावीरा कहाँ पे लोकेटेड है? गुजरात. ठीक है. वेरी गुड. और अभी ये बात याद रखना, मेहरबानी करके ऐसा चीटिंग नहीं करने का कि हम गुजरात से इसलिए गुजरात का याद रखने का, तेलंगाना का भूल जाने का. ठीक है. रुद्रेश्वरा टेम्पल इज इक्वली इंपॉर्टेंट गाइस. मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया है दोनों चीजें. और मैंने बताया था कि आप क्लैट का पेपर देखो. जब इंडिया को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला अबाउट रामसर वेटलैंड्स, तो पूरा का पूरा 6 क्वेश्चन पूछ लिया उसके ऊपर. ठीक है. हाँ, और 4 ऐड हुई है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. वेरी गुड गाइस. आई एम मतलब अच्छा है, आप समझ रहे हो. उस जो 4 नई ऐड हुई है, 4 नई ऐड हुई है रामसर साइट में. उसमें 2 तो गुजरात में ही है, जहां पे आप लोग बहुत बार गए भी होगे, मैं जानता हूं, लेकिन आप लोग एडमिट नहीं करोगे. लेकिन मेरे को पता है, सो इट्स ऑल राइट. ठीक है. चलो आगे चलते हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया मत पढ़ो. मैं कहता हूँ रहा हूँ, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो. ठीक है. अभी इस पे फोकस करते हैं वापस. चलो. You should go for Indian Express. Diksha Shinde, a 14-year-old Indian, is selected as panelist on NASA's MSI Fellowship Virtual Panel. ये सब क्या है? वर्चुअल पैनल क्या, फेलोशिप है, वो जानना इंपॉर्टेंट नहीं है. जानना क्या इंपॉर्टेंट है कि दीक्षा शिंदे करके, दिस इज अ इंडियन गर्ल, उसने 2 दिन पहले ऐसे लिखे थे विच शी सबमिटेड टू नासा. Now, first essay she wrote was about questioning the existence of God. वो नासा ने रिजेक्ट कर लिया. फिर उसने दूसरी बार कुछ चेंजेस किए और वापस अपना ऐसे भेजा. नासा ने वो भी रिजेक्ट कर दिया. ठीक है. देन अगेन फॉर द थर्ड टाइम शी रोट अ essay ऑन वी लिव इन अ ब्लैक होल. वो नासा को मजा आ गया कि ये तो बहुत अच्छा लिखा है, हमको बहुत पसंद आ गया, और उन्होंने सिलेक्ट कर लिया. ठीक है. सो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है दैट इंडियन गर्ल इज गेटिंग अ रिकॉग्निशन फ्रॉम नासा. ठीक है. कौन से ऐसे की वजह से उनको ये रिकॉग्निशन मिला है? द आंसर इज वी लिव इन अ ब्लैक होल. ठीक है. प्लीज राइट डाउन गाइस. और आप लोग ऐसा कुछ करो तो मैं आपके बारे में भी पढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स को. ठीक है. आप में से कोई ऐसा कुछ करो यार. ठीक है. स्वदेश किसने देखा है यहाँ पे? डू यू रिमेम्बर व्हाट दैट ओल्ड लेडी कॉल्स नासा इन स्वदेश? तुम्हारा नशा कैसा चल रहा है? इट्स अ वेरी फनी थिंग. मैं हमेशा पढ़ के, मैं जब भी नासा सुनता हूँ तो मुझे नशा सुनाई देता है और मुझे डायरेक्ट स्वदेश की याद आती है. कि तुम्हारा नशा कैसा चल रहा है. देन शाहरुख खान वाज लाइक, इट्स नासा. ठीक है. इट्स फनी. चलो गाइस, लिख लिया? गुड मूवी नहीं, स्वदेश इज अ एक्सीलेंट मूवी. एवरीबॉडी, चलो आगे चलेंगे. ठीक है. अच्छा. देखो, हमारे यहाँ पे देर इज अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. वंश बहुत सही बात है, मतलब मेरे साथ भी ऐसा ही होता था. मेरा तो मतलब ऐसे देख के, और ऐसे क्या, मेरा तो मुंह देख के टीचर ऐसे ही ना पढ़े कभी. लेकिन चलो, गई बातें पुरानी बातें, कोई बात नहीं. जो हुआ अच्छा हुआ. ठीक है. ले, लेकिन कब, छोड़ो, कोई बात नहीं. चलो. देखो,
इंडिया के पार्लियामेंट को, इंडिया में लॉ मेकिंग बॉडी को हम पार्लियामेंट कहते थे। यूएस में इट इज कॉल्ड कांग्रेस। वैसे ही क्नीसेट किसके पार्लियामेंट को कहते हैं, लॉ मेकिंग बॉडी को? कौन से कंट्री के लॉ मेकिंग बॉडी को हम नीसेट कहते हैं? मैं यहां पे लिख के देता हूं तो आपको ज्यादा पता चले। नीसेट, ये कौन से कंट्री की लॉ मेकिंग बॉडी को हम ये कहते हैं? रशिया में जो है उसको हम डूमा कहते हैं। डूमा इज फॉर रशिया, ठीक है। और ये जो नीसेट है वो इजराइल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये दो चीजें लिख लो। नीसेट इज फॉर इजराइल लॉ मेकिंग बॉडी, एंड डूमा इज ऑफ रशिया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। बहुत सारे पढ़ाऊंगा इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्स, लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट्स। अभी आज के लिए दो लिख लो, ठीक है। चलो आगे चलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। China recently formally approved a three-child policy on August 2021, marking a policy shift to prevent a steep decline in the birth rate. China, for a long time, since late 1970s, was following one-child policy. Matlab, any couple can have only one child. But in the late 2010, वहां के रिसर्चर्स को पता चला कि भाई अभी तो हमारे पास बूढ़े ही बूढ़े हैं, तो इकोनॉमी जो हमारी इतनी अच्छी काम कर रही है उसे हम सस्टेन कैसे करेंगे? बिकॉज फॉर इकोनॉमी टू रिमेन प्रोडक्टिव यू शुड हैव यंग generation working for the economic development. So in 2016 चाइना ने पहले तो अप्रूव कर दिया टू चाइल्ड पॉलिसी, ठीक है। बट इट वॉज नॉट सक्सेसफुल इवन देन, बिकॉज it was seen that even now people are going for one child only. So अभी 2021 में उन्होंने थ्री चाइल्ड कर दी, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है दैट जो भी तीन बच्चे पैदा करेंगे then state will provide additional bonus, additional tax benefit to all the couples, ठीक है। all the couples मतलब जो तीन बच्चे करते हैं, और इन बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी सरकार उठाने के लिए तैयार है, लेकिन प्लीज बच्चे पैदा कीजिए, ठीक है। लिख लो गाइस, 2016 पता होना चाहिए। इन 2016 दे अलाउड टू चाइल्ड पॉलिसी, ठीक है। लिख लो। बच्चे बच्चे, तीन चार बच्चे कैसे चलेगा, ठीक है। हाँ, यू कैन राइट डाउन द वन वन चाइल्ड पॉलिसी ऑफ चाइना was started back in 1979, ठीक है। 1979। ये एक साल याद रहने चाहिए, 1979, ठीक है। और उसका स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट स्टार्टेड फ्रॉम 1980, ठीक है। 1980 से। चलो, हो गया। शुड आई गो एड गाइस? चलो आगे चलेंगे, ठीक है। इजीएस्ट क्वेश्चन, मुझे सबका सही आंसर चाहिए। आंसर क्या है इसका? अगर इसका आंसर किसी ने गलत दिया तो मुझे थोड़ा दुख होगा, क्योंकि ये मैंने आपको 15 दिन पहले पढ़ाया था, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर?
माई नेम इज एंथनी गोंजाल्विस, लेकिन गोंजाल्विस को हटा दो, एंथनी ब्लिंकेन, ठीक है। हाँ, गोंजाल्विस को हटा देने का और उधर ब्लिंकेन डाल दो, ठीक है। सो द आंसर इज एंटोनी ब्लिंकेन। ठीक है, एंटोनियो नहीं है, एंटोनियो बैंगरेस एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है, लेकिन एंटोनियो नहीं है, ठीक है। ओके गाइस, चलो आगे चलेंगे। चलो। अच्छा, हमारे फेवरेट आ गए, क्यूटी पाई, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी laid foundation stone and inaugurated multiple projects in गुजरात सोमनाथ, ठीक है। मतलब देखा होगा आपने, बहुत अच्छे अच्छे लग रहे थे, अच्छा नया सूट पहना था और उन्होंने उद्घाटन किया है, ठीक है। क्या उन्होंने ओपन किया है? सोमनाथ एग्जीबिशन सेंटर, फिर सोमनाथ प्रोमेनेड, प्रोमेनेड मतलब बीच बनाना, अच्छा ठीक है। आप मुंबई जाते हो तो है ना, मुंबई में जुहू प्रोमेनेड, वर्ली प्रोमेनेड, ऐसा कुछ, ठीक है। बांद्रा प्रोमेनेड, ऐसा। फिर जो पुराना सोमनाथ का मंदिर था, अगर आप सोमनाथ जाते हो आज, तो आप जिस मंदिर को एक्चुअली में विजिट करते हो वो नया बनाया हुआ है, ठीक है। वो बनाया था सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कन्हैयालाल मुंशी ने मिलके, बैक इन 1952, ठीक है। वो तब बनाया था। लेकिन जो उसके पहले वाला पुराना था, उसको भी अब रिनोवेट कर दिया गया है, ठीक है, जो ओल्ड सोमनाथ था, ठीक है। और फिर बहुत मंदिर कम थे, तो एक और मंदिर बनाया है नया हमने, पार्वती देवी के लिए, ठीक है। सो श्री पार्वती देवी, वो नया टेम्पल बनाएंगे, ठीक है। लिख लो। हाँ, मैंने कल मेरी मम्मी को ये बात बताई थी, मतलब 2 दिन पहले जब मैं बना रहा था। हाँ ऋषित, सरदार पटेल के बहुत कंट्रीब्यूशन के कारण 1952 में ये बना था पूरा का पूरा। और मतलब पूरा ऐसा नया बना था, ठीक है। मतलब जो काम शुरू कर दिया था पहले से, ठीक है। सरदार पटेल वॉज लाइक पर्सनली प्रेजेंट ऑन मैनी ओकेजन फॉर द रीबिल्डिंग पर्पस ऑफ द सोमनाथ टेम्पल, ठीक है। 3 people आर कंसिडर इंपॉर्टेंट, सरदार पटेल, कन्हैयालाल मुंशी एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. So there was the there was this also conversation like Nehru advised Dr. Rajendra Prasad कि you should not go for the opening ceremony of the temple, ठीक है, ऐसा कुछ था। मतलब दैट इज अ ट्रू स्टोरी, लेकिन ऐसा कुछ है। लिख लो, हमारे लिए कुछ काम का नहीं है, ठीक है। हाँ, ठीक है। लेकिन होता रहता है, अभी क्या है कि वो 3 इडियट्स का डायलॉग है ना कि अगर तू मम्मी की सारी बीच में ला लेगा तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है, ऐसा है। तो कुछ चीजें बीच में आ जाती है तो हम कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। ओके गाइस, डन, शुड आई गो एड? यस, दिस न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताता हूँ क्यों। बिकॉज आई गेस आईलेट की एग्जाम में या किसी और एग्जाम में आपकी अभी रिसेंट जो हुई थी, उसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वो मैंने पढ़ाया था स्टूडेंट्स को। देख, रिसेंटली विच प्राइम मिनिस्टर was selected as the chairman of the Somnath Trust after Morarji Desai? ये क्वेश्चन था, और ये तो मैंने ऑलरेडी स्टूडेंट के साथ डिस्कस कर लिया था, आपके सीनियर्स के साथ। सो द आंसर वाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। सो ये मोदी जी हमारे कुछ भी करते हैं ना, वो पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। वो ऐसे ही, मतलब ऐसा दाढ़ी बाड़ी और बाल नहीं बनाया उन्होंने, इंपॉर्टेंस देने का, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये टेक्नोलॉजी पिछले 1 साल से न्यूज में रह रही है, आपके सीनियर्स को भी मैंने पढ़ाया था। और अभी फाइनल इस टेक्नोलॉजी को एक्चुअली में यूज किया जाएगा, ठीक है। नाउ बेसिकली है क्या, डीआरडीओ हैज डेवलप एडवांस शेफ टेक्नोलॉजी टू सेफगार्ड इंडियन एयरफोर्स फाइटर एयरक्राफ्ट। अभी मेरे को ये बताओ आप लोग, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप में से किसी ने एयरफोर्स 1 मूवी देखा है, हैरिसन फोर्ड का?
एयर फोर्स 1 मूवी देखा है? ठीक है, जिसने नहीं देखा है तो एक बात समझ लो, जब भी मिसाइल फायर की जाती है, तो मिसाइल, अगर एक एरोप्लेन जा रहा है, उस पे आप मिसाइल फायर करते हो, तो दैट पर्टिकुलर मिसाइल, वो एरोप्लेन जब चलता है और जो हीट डेवलप करता है उसको फॉलो करती है, और फिर उस टारगेट को जाके हिट करती है। पता चला हाउ द मिसाइल डिसाइड्स कि मैं इसको जाके उड़ाऊंगा? बिकॉज जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उनका एक थर्मल एमिशन होता है, तो उसको जाके वो हिट करते हैं। सो साइंटिस्ट ने क्या किया, that उसके जगह अगर हमारा एयरक्राफ्ट ऐसे कुछ फ्लैट्स डिप्लॉय करे, ऐसे कुछ मटेरियल डिप्लॉय करे जो उससे ज्यादा गर्म हो, और शाइनी हो, ब्राइट हो, तो वो मिसाइल कंफ्यूज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अब उसको एक और नई थर्मल इमेज मिली है इन दैट पर्टिकुलर रीजन टू ट्रैक। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, बिकॉज इससे मिसाइल को डिकॉय किया जाता है या डाइवर्ट किया जाता है फ्रॉम एक्चुअली हिटिंग द मेन टारगेट। ठीक है, एम आई क्लियर गाइस? ठीक है, मिसाइल को इसमें द बेसिक होता क्या है, अगर आप मुझे एक लाइन में पूछोगे, दैट मिसाइल इज मेड श्योर दैट वो मिसगाइड हो जाए, बिकॉज आप उसको कंफ्यूज कर देते हो। ठीक है, मैंने भूज अभी तक देखा नहीं है, ठीक है, इसलिए मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने तो बहुत सारे मूवीज देखे। अगर आपने व्हाइट हाउस डाउन देखा है, तो उसमें भी दिखाते हैं, दैट फ्लैर्स निकलते हैं, लाइट्स निकलती है बड़ी बड़ी, टू मेक श्योर कि मिसाइल आपके एयरक्राफ्ट को हिट ना करे। ठीक है, लिख लो। ये डेवलप किसने किया है? किस डेवलप बाय डीआरडीओ, HEMRL लेबोरेटरी पुणे, हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च एंड लेबोरेटरी पुणे। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट डाउन। मैं भूज नहीं देखा यार, वो देख लिया शेरशाह। ठीक है, अभी भूज बाकी है। ये आप लोगों ने न्यूज सुनी कि नहीं? वो कुछ बातें हो रही थी, वो कुछ जॉन अब्राहम झगड़ रहे हैं अक्षय कुमार के साथ, वो नीरज चोपड़ा की बायोपिक बनाने के लिए। वो कुछ, मतलब दोनों कह रहे मैं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा। अरे मैं मजाक उड़ा रहा हूँ क्या आप लोग भी? इज अ जोक। ठीक है, जोक। ओके गाइस, हो गया? शुड आई गो एड? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। डीआरडीओ के चेयरमैन का नाम क्या है, ये बताओ तो जरा। अभी आपको हंसने की जगह रोना है। ठीक है, ये मैं पढ़ा चुका हूं काफी बार। डीआरडीओ के चेयरमैन का नाम क्या है भाई? ओके, किसी को नहीं आया, वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। बहुत उम्दा खेले आप लोग। ठीक है, तो बच्चन साहब बोलेंगे ना कल से, बहुत ही उम्दा खेल रहे हैं आप। ठीक है, सो द आंसर इज जी, सतीश रेड्डी। ठीक है, जी, सतीश रेड्डी। ठीक है गाइस, ये सब चीजें याद रखनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट। मैंने आपको इसके साथ डीआरडीओ का हेडक्वार्टर भी पढ़ाया था। द आंसर इज इन न्यू दिल्ली। ठीक है, और मैंने साथ में ये भी बताया था कि इसरो का हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में। एम आई राइट? नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ, उसका बेंगलोर में है। ठीक है, बेंगलोर, बेंगलोर। इसरो का हेडक्वार्टर इज इन बेंगलुरु। ठीक है, सर हमेशा सही नहीं बोलते हैं, सर कभी कभी ऐसा मस्ती भी करते हैं। ठीक है, चलो लेट्स गो एड। ठीक है, कंफ्यूज कंफ्यूज नहीं होने का। चलो, एन के सिंह इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, हमारा एज प्रेसिडेंट ऑफ आईईजी सोसाइटी। ये
आईईजी सोसाइटी है क्या? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। बेसिकली इकोनॉमी के लिए बेहतर पॉलिसी बनाई जाए, बेहतर बेहतर इनपुट दिया जाए, इसके लिए ये सोसाइटी बनाई गई थी। वैसे मैं इस इंस्टीट्यूट के बारे में आपको नहीं पढ़ाता बिकॉज ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। आईजी वॉज फॉर्म इन 1992। सो 1992 से लेके 2001 तक इसके प्रेसिडेंट वॉज नन अनदर देन डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, इसलिए ये पढ़ना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह फ्रॉम 92 to 2021 he was the president of IEG, Institute of Economic Growth, and now he is replaced by N.K. Singh, again a very important government official, and he was also the chairman of the 15th Finance Commission. प्लीज राइट डाउन, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। एन के सिंह के ऊपर क्वेश्चन पिछले साल पूछा था दैट हु वाज द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, लिख लो। लिख लिया। ओके, हाँ, वन मोर थिंग, ये बात बता देता हूं, जानना अच्छा ही है। मैंने कहा ना, टू प्रमोट गुड पॉलिसीज फॉर इकोनॉमी। ठीक है, आईईजी वॉज एस्टैब्लिश इन 1992। ठीक है, बिकॉज 1991 में हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लिए थे। सो टू गाइड द गवर्नमेंट, टू प्रोवाइड एक्सपर्ट पॉलिसी इनपुट, ठीक है, इस सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ओके, अहिल्या, अहिल्या देखते हो आप लोग? मैं तो देखता हूं मेरी मम्मी के साथ। तो जो हम पुराने सोमनाथ मंदिर की बात कर रहे थे, जो अभी रिनोवेट किया गया है, वो अहिल्याबाई होलकर ने बनाया था। ठीक है, शी वॉज क्वीन ऑफ इंदौर। ठीक है, तो जो पुराना मंदिर था जो अभी रिनोवेट किया गया है वो उन्होंने बनवाया था। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो, छोटी सी बात है। ठीक है, ओके गाइस, शुड आई गो एड? चलो। अच्छा, ब्रिक्स के बारे में तो पता है ना आप सबको, व्हाट इज ब्रिक्स? ब्रिक्स ग्रुप ऑफ कंट्रीज क्या है, पता है ना? वेरी गुड। नाउ टेल मी, हु इज द चेयरमैन ऑफ इसरो? हु इज द चेयरमैन ऑफ इसरो? के सिवान। ठीक है, नाउ, ओके 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 ओके, गुड, चलो। दिस इज द रीजन हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो। ब्रिक्स नेशन, दे हैव साइन अ डील फॉर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा शेयरिंग। ठीक है, और ये अग्रीमेंट किसके साथ साइन किया गया है? इसरो के साथ। ये 5 कंट्री ने मिलकर डिसाइड किया है दैट हमको एक सैटेलाइट बनवाना है। तो के सिवान भाई ने कहा कोई बात नहीं, मैं हूं ना, ठीक है, मैं बना के दूंगा आपको। बेसिकली इसरो विल टेक द लीड एंड डेवलप दिस पर्टिकुलर सैटेलाइट विच विल हेल्प द ब्रिक्स कंट्री फॉर रिमोट सेंसिंग एंड डेटा शेयरिंग। ठीक है, नाउ ये सैटेलाइट विल बी यूटिलाइज फॉर व्हाट पर्पसेस? सो द आंसर इज दैट जो चैलेंजेस जो मैनकाइंड फेस कर रही है, सच एज ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, मेजर डिजास्टर्स, ठीक है, एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। नाउ दिस अग्रीमेंट was signed under India's chairmanship. This is extremely important that अभी ब्रिक्स का चेयरमैन कौन है? द आंसर इज इंडिया चेयरमैन है। इंडिया की चेयरमैनशिप में ये डील साइन की गई है। ठीक है, और शेरपा होता है। देखो गाइस, ये शेरपा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है।
नाउ हु आर शेरपास, तो ध्यान से सुनो। हमारे मोदी जी कहीं पे जाते हैं बातचीत करने, ग्लोबल 20 की मीटिंग है, G8 में मीटिंग है, ठीक है। अरे वो हिमालय वाला शेरपा नहीं है, वो अलग है, मैं बता रहा हूं, मेरी बात तो सुनो यार। ठीक है, तो आप समझो, अभी मोदी जी को तो, या फिर पुतिन हो या तो फिर जी जिनपिंग हो, वो तो ऊपर ऊपर की बातें करते हैं, ठीक है, कि हमको ये करना है, हमारे दो देश मिलके ये करेंगे, ठीक है। तो ये तो चाय पी के चले जाते हैं, लेकिन जो एक्चुअल वर्क होता है, अग्रीमेंट बनाना, ठीक है, एजेंडा डिसाइड करना, क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, ये सारे काम शेरपास करते हैं। आपको पता चला, जैसे जब आप हिमालयी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने जाते हो, तो तेंजिंग हिलेरी तो, सॉरी, हिलेरी जो था, वो तो बेचारा चढ़ता रहता है, लेकिन जो सामान, जो एक्चुअली में सामान उठा के उसके साथ चलता है, वो कहते हैं उसके शेरपा, ठीक है, तेंजिंग नॉर्गे। In the same way, Sherpa's job is to represent and to carry out other activities at any particular meeting. ठीक है? So who is the Indian Sherpa for BRICS summit? The answer is Sanjay Bhattacharya. Very important to remember. शेरपा क्या होता है मैंने पढ़ा दिया है, बिकॉज हम जब G20 के बात करेंगे, हम जब G8 की बात करेंगे, तब भी आपको शेरपा के बारे में वापस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एम आई क्लियर गाइस? शेरपा कौन है, व्हाट इज द रोल ऑफ शेरपा, ठीक है, लिख लो, लिख लो। शेरपा का फंक्शन है किसी भी मीटिंग के पहले एजेंडा फाइनल करना, कि हम इस पर्टिकुलर मीटिंग में क्या क्या बातें करेंगे, व्हाट इज समथिंग दैट वी कैन डिस्कस अपॉन। अगर हमारे लीडर्स, अगर मोदी जी ऐसा कहते हैं कि इंडिया और जापान मिलके एक बुलेट ट्रेन बनाएंगे, तो बुलेट ट्रेन कैसे बनाएंगे, उसका फाइनेंस कहाँ से लाएंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, या जापान कौन सी टेक्नोलॉजी शेयर करेगा, ये सारी चीजें इन डिटेल, इन डेप्थ एक शेरपा डील करता है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द एक्चुअल वर्क इज डन बाय शेरपा, ठीक है। मोदी जी और उनके जो पार्टनर होते हैं, मतलब सपोज जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है, वो तो चाय पी के बिस्किट पी के बोल देंगे कि चलो बनाएंगे बुलेट ट्रेन, ठीक है। लेकिन फिर एक्चुअल काम करना ऑन ग्राउंड, वो उनके भी शेरपा होते हैं और हमारे भी शेरपा होते हैं, वो दोनों मिलके बातें करके एक्चुअल जो होता है वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। ओ, हाँ, शेरपा इज अ इंडियन वर्ड, ठीक है। शेरपा इज अ इंडियन वर्ड, नहीं 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 नहीं। इस पहाड़ी लैंग्वेज इसमें इज वेरी प्रेवलेंट वर्ड, ठीक है। ओके गाइस, लिख लिया? चलेंगे आगे, ठीक है, ओके। ओके, चलो। कहाँ गए? क्लाइमेट चेंज के ऊपर आपको, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्लाइमेट चेंज तो बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। लेकिन क्लाइमेट चेंज के ऊपर आपको क्लैट में बहुत डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। आपको ये पूछा जा सकता है कि व्हाट कुड बी द रीजंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज अगर हो रहा है तो उसके इफेक्ट्स आपको कहाँ देखने को मिल रहे हैं, ये सारी चीजें। और क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको किसी कंटेक्स्ट में पूछा जा सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 की मीटिंग होने वाली है इन यूके, ग्लासगो, ठीक है। तो उस मीटिंग में अगर कोई नई स्कीम या कोई नया इनिशिएटिव लॉन्च किया जाता है, तो उसके बेस के ऊपर पूछे जा सकते हैं आपको क्वेश्चंस। ये मीटिंग कहाँ पे हुई है, उसमें क्या स्टेप्स लिए गए हैं, वैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ठीक है।
आई होप आई एम मेकिंग अ पॉइंट, ठीक है। बाकी ऐसा एज सच आपको डिटेल में कुछ नहीं पूछा जा सकता। मैं अभी आज ही आपको क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, उसके बारे में हम आज ही पढ़ेंगे इन द कमिंग स्लाइड्स, ठीक है। तब मैं आपको एक ग्लिम्स दूंगा कि क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ऐसे, ठीक है। किगाली, यस, किगाली इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, ठीक है। आज पढ़ेंगे, चलो आगे चलेंगे। वर्ड बाय वर्ड सब कुछ लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया है दैट इंडिया इज अ प्रेसिडेंट राइट नाउ ऑफ द 15 मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। नाउ अंडर इंडियाज लीडरशिप हमारे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर will held an open debate. And what will be the topic of this debate? Protecting the protectors, technology and peacekeeping. ठीक है, followed by a high level briefing on threats to international peace and security caused by terrorist acts of the day. मैंने आपको बहुत सारी बार पीस कीपिंग मिशन क्या होते हैं वो बताया है। आई होप आपको ये पता है पीस कीपिंग मिशन क्या होते हैं, ठीक है। पता है ना पीस कीपिंग मिशंस क्या होते हैं, ठीक है। यस, मैंने आपको ये भी बताया है दैट सिंस 1948 जब से यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस का आइडिया शुरुआत हुआ था या शुरू किया गया था, तब से इंडिया हैज ऑलवेज कंट्रीब्यूटेड फॉर पीस कीपिंग मिशन। नाउ यू कैन आस्क मी, सर इंडिया क्या कंट्रीब्यूशन देती है? द आंसर विल बी इंडिया कंट्रीब्यूट्स एक आर्मी पर्सनल्स, एक पुलिस पर्सनल्स, एक डॉक्टर्स, डॉक्टर्स प्रोवाइड करते हैं हम, नर्सेस प्रोवाइड करते हैं हम, मेडिकल एड, फूड एड, ये सारी चीजें इंडिया प्रोवाइड करती है सो दैट किसी कंफ्लिक्ट रीजन में पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन की जा सकती है, ठीक है। एम आई क्लियर गाइस? मैंने आपको वापस से बहुत अच्छे से समझा दिया है व्हाट इज पीस कीपिंग मिशन, ठीक है। वेरी गुड, नाउ लेट्स गो अहेड। एज अ कंट्री विथ अ ट्रेडिशन ऑफ पीस कीपिंग एट फोर फ्रंट, तो इंडिया ने एक नया प्लेटफॉर्म डेवलप किया है विच इज कॉल्ड यूनाइट अवेयर। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस प्लेटफॉर्म इज डेवलप्ड बाय इंडिया। नाम क्या है प्लेटफॉर्म का? यूनाइट अवेयर। ये प्लेटफॉर्म की मदद से हमें पीस कीपिंग मिशंस की रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म इंडिया ने डेवलप किया है टू हेल्प कंट्रीज टू कंट्रीब्यूट एंड टू नो अबाउट यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस इन रियल टाइम बेसिस, ठीक है। पहले इतना लिख लो, ऑल इज दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज इंडिया अभी प्रेसिडेंट है ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, लिख लो। देखो अफगानिस्तान का तो है ना, ऐसा ही होने वाला है और ऐसा ही रहेगा। नो बडी कैन हेल्प अफगानिस्तान, ठीक है। उनका मतलब कुछ है वो नहीं, मतलब नहीं है, मेरे पास कुछ बोलने को भी नहीं है वहां मतलब, ठीक है। हमेशा एक बात याद रखना, वर्ल्ड में वही होगा जो यूएसए डिसाइड करेगा, ठीक है। नो वन कैन चैलेंज देयर सुप्रीमेसी। यूएसए इज लाइक हवा का झोंका, उनकी मर्जी होगी वो कहीं पे भी जाएंगे, और उनका काम जब खत्म हो जाएगा उनको लगेगा कि नहीं भाई अभी अपना काम हो गया है, वो लोग आराम से वहां से वापस चले जाएंगे, ठीक है। यूएसए उनका कुछ अलग है कामकाज, ठीक है। दो छोटे से शब्द है, उसके नाम पे गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, ये सिटीजन्स को पता नहीं चलता, वो सिटीजन्स की गलती है। दो छोटे से शब्द है जिसको कहा जाता है नेशनल सिक्योरिटी। इसके नाम के ऊपर सरकारें कुछ भी कर सकती है सिटीजन्स के साथ, और सिटीजन्स इज लाइक
कि हाँ भाई अभी तुमने बोला है नेशनल सिक्योरिटी तो कोई बात नहीं, चलो मान लेते हैं, ठीक है। दिस टू वर्ड्स, हाँ, दिस टू वर्ड्स आर डेंजरस वर्ड्स, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी। पीस कीपिंग मिशन स्टार्टेड इन 1948, ठीक है। सबसे पहला पीस कीपिंग मिशन बहुत सारी जगह पे भेजा गया था, ठीक है। आप इसराइल देख लो, देन आप इवन इंडिया पाकिस्तान वॉर में देख लो, ठीक है। कोरियन वॉर देख लो 1950 टू 1953, ठीक है। ओके गाइस, हो गया। इंडिया को वीटो पावर नहीं मिल सकता है। इंडिया थोड़ी ना परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। वीटो मेंबर सिर्फ और सिर्फ यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स को मिलता है। जो बाकी के 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है उनको नहीं मिलता है, ठीक है। सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट की बात कर रहे हो आप? वो तो हम पढ़ चुके ऑलरेडी। आर यू टॉकिंग अबाउट सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट? वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कोई बात नहीं प्रसन्ना, ऐसी सारी चीजें तो मैं बार बार कवर करवाता हूं, अगर ऐसा कुछ होगा मैं वापस बता दूंगा, ठीक है। डोंट वरी। चलो, लेट्स गो एड, ठीक है। ये लिख लिया सबने? ठीक है। इसके बाद वाली स्लाइड कंटिन्यूएशन में है, तो ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। नाउ India, as one of the largest troop contributing countries to United Nations peacekeeping mission, has sent over 250,000 troops in 49 mission over the years. आप सोचो इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करता है। वी हैव सेंट मोर देन 250,000 ट्रूप्स फॉर मोर देन 49 मिशन, ठीक है। नाउ अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ इंडिया, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, he gave 4 mantras टू मेक श्योर दैट पीस कीपिंग मिशन और अच्छा हो, ठीक है। ये वो 4 मंत्र आपके सामने हैं। कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ पता होना चाहिए, ठीक है। फोकस एंड रिलायबल फील्ड सर्विस टेक्नोलॉजीज, क्रिएट इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस, कंट्रीब्यूट टू रेगुलर टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। हमें सिर्फ, अगर हमें पैसेज आता है एग्जामिनेशन में, तो हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज ये सब इंडिया कर रहा है। इंडिया ने ये सब प्रपोजल्स इश्यू किए हैं, ठीक है, हमारे खुद के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने, बिकॉज इंडिया इज प्रेसिडेंट, ठीक है। लिख लो। यूएस ने कहा था दैट वी विल मेक श्योर दैट इंडिया इज गिवन परमानेंट मेंबरशिप, ठीक है। लेकिन यूएसए तो ऐसा कहता रहता है, ठीक है। मतलब अभी यूएसए की बात मानना, मतलब इट इज नॉट एडवाइजेबल। यस, इट इज इम्पोर्टेंट टू नो, नॉट मेमोराइज, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। मेमोराइज नहीं, अभी कौन, अभी एक मेरी बात समझ लो। अगर मुझे कोई पूछे ना, तो मैं इतना याद रख लूंगा, जो लैंग्वेज मुझे कंफर्टेबल है, दैट टेक्नोलॉजी का यूज करना है हमें, हमें इंफॉर्मेशन को शेयर करना है, इंटेलिजेंस को शेयर करना है, और हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी दैट इंडिया तो 10 साल में सुपर पावर बन जाता, अगर नेहरू प्राइम मिनिस्टर ना बनते, ठीक है। सो मेरा तो ऐसा मानना है कि आज हमारी जितनी भी बुरी हालत है, आप किसी को भी ब्लेम कर सकते हो, मर्जी चाहे उस पे। यू कैन ब्लेम ब्रिटिशर्स, यू कैन ब्लेम नेहरू, यू कैन ब्लेम XYZ, ठीक है। मतलब कोई बात नहीं। आज के
20-30 साल बाद जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो मोदी जी को ब्लेम करेगा। ये स्टूपिड आर्ग्यूमेंट्स मैं करता ही नहीं हूं, ठीक है। मतलब ये चलता ही रहेगा। हर एक नाकामयाब इंसान अपनी नाकामयाबी किसी और के लिए रखता है कि मैं तो ये बन जाता अगर वो नहीं हुआ होता, मैं तो ये कर लेता अगर वो नहीं हुआ होता, ठीक है। सो ये सब गुमराह करने की बातें हैं। अगर ये हो जाता तो ये तो मैं आज ये हो जाता, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लेता तो ये हो जाता। चलो गाइस, ये लिख लिया। अभी इसके बाद वाली इंफॉर्मेशन आप सबके लिए, मतलब आपको जो अभी मजा आ रहा है वो टॉपिक आएगा, ठीक है। ऋषित लिख लो, जल्दी 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 लिख लो यार। नहीं, पिगेसस नहीं है। मैप है, अफगानिस्तान का मैप है, ठीक है। तो अफगानिस्तान के बारे में थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और मेरे मैप में जब लेके आता हूँ वो बहुत अच्छे से काम आते हैं, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम दो मैप पढ़ाए थे। एक मैंने मैप पढ़ाया था अबाउट छाबार पोर्ट, तो उसके ऊपर पूरा का पूरा क्वेश्चन आ गया। और दूसरे क्लैट में। और दूसरा मैंने पढ़ाया था म्यांमार वाला रीजन का पोर्ट। इंडिया, म्यांमार में भी इंडिया एक पोर्ट डेवलप कर रहा है। तो मैंने आपके सीनियर्स को वो वाला मैप भी दिखाया था और बहुत अच्छे से पढ़ाया था। वो तो नहीं आया, लेकिन छाबर वाला आ गया, ठीक है। मैं हमेशा से कहता हूं कि आपको कुछ मैप्स देखने पड़ेंगे, तभी आपको एक आइडिया क्लियर होगा और आप लोग अच्छे से अपने क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और मैं अभी 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 आपने देखा होगा कि मैं भी काफी सारे फोटो वगैरह लेके आता हूँ ताकि आपको पढ़ने में मजा आए, ठीक है। बिकॉज ये वर्चुअली एक कनेक्शन नहीं आता ज्यादा बच्चों के साथ, ठीक है। चलो, लेट्स सी, देखते हैं। देखो, ये है अफगानिस्तान, ठीक है। अगर मैं आपको पूछूं दैट डू इंडिया शेयर बॉर्डर विथ अफगानिस्तान, व्हाट इज द आंसर। ये जो भी मैं क्वेश्चन बोलूं ना, आप लोग को अपनी बुक में लिखना है। द आंसर इज यस। देखो, पाकिस्तान के कहने से कुछ नहीं होता। हमें हमारी गवर्नमेंट जो कहती है उससे फर्क पड़ना चाहिए। आप ऑफिशियल जाओ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे, उस पे 79 किलोमीटर की बाउंड्री इंडिया शेयर करता है विद अफगानिस्तान, ठीक है। दुरंद लाइन नहीं है, दुरंद लाइन इज द बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान गाइस, ठीक है। अभी करंट की बात करते हैं, ठीक है। दुरंद लाइन इज द बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक है। हमारा कश्मीर का बॉर्डर पाकिस्तान से भी मिलता है और अफगानिस्तान में से भी मिलता है, ठीक है। इट इज अ क्लोज टू 75 किलोमीटर बॉर्डर, ठीक है। बट राइट नाउ हम अफगानिस्तान को टच नहीं करते हैं बिकॉज द रीजन लाइज इन पीओके, ठीक है। रीजन कहां पे लाई करता है आप देखो ध्यान से। जो पूरा का पूरा जो हमारा नॉर्दर्न कश्मीर है वो तो पाकिस्तान के कंट्रोल के अंदर है। इसके लिए वी डोंट हैव बॉर्डर विथ अफगानिस्तान राइट नाउ। एक्चुअली में है लेकिन अभी नहीं है। एम आई क्लियर। अगर क्वेश्चन पूछे कि इंडिया शेयर करता है बॉर्डर, तो आपको ऐसे ही लिखना है अफगानिस्तान के साथ। 75 किलोमीटर्स की बॉर्डर है। एंड दिस बॉर्डर वाला रीजन ऑफ अफगानिस्तान, ये आपको एक छोटा सा पाइप जैसा रीजन दिख रहा है। एक अफगानिस्तान इतना बड़ा है, लेकिन एक छोटा सा पाइप जैसा रीजन है जो इंडिया को टच करता है, दिख रहा है आप सबको। दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड रीजन इज कॉल्ड वखान कॉरिडोर। लिख लो अपनी बुक में, वखान कॉरिडोर, ठीक है। वखान कॉरिडोर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज वो पार्ट इंडिया को टच करता है, ठीक है। एम आई क्लियर गाइस। हाँ, चलो अभी स्टोरी समझ लो। देखो, आप सबको एक जनरल नॉलेज तो पता ही होगा दैट अगर हमें अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करना है तो हमें पाकिस्तान से होके ही गुजरना पड़ेगा। वो आपको कॉमन सेंस से दिख रहा है यहां पे, ठीक है। बिकॉज और कोई रास्ता तो है नहीं।
So once the Taliban took over Afghanistan and especially Kabul, उन्होंने पाकिस्तान से इंडिया का और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। ठीक है। बेसिकली जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था विद अफगानिस्तान थ्रू पाकिस्तान, वो तालिबान ने स्टॉप कर दिया है। पता चल गया। ठीक है। तालिबान और इंडिया के रिलेशंस बहुत ही अच्छे थे until and unless the arrival of Taliban. ठीक है। Even within the population of Afghanistan also, they see India as a very good friend. वहां के सिविलियंस में इंडिया की इमेज बहुत ज्यादा अच्छी है, दैट इंडिया इज अ वेरी हेल्पफुल कंट्री अनलाइक पाकिस्तान। ठीक है। We have invested more than $3 billion for the development of Afghanistan. So, with the advent of the Taliban in Kabul, हमारे वो 3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इज एट स्टेक। मतलब इंडिया का इन्वेस्टमेंट खतरे में है। दूसरा, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट विथ अफगानिस्तान इज अगेन इन ट्रबल। ये दो चीजें पता चल गई गाइस, एम आई क्लियर? ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज तालिबान आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप अगले साल एग्जाम दोगे तब तक न्यूज में आता ही रहेगा। मैं आपको बहुत फंडामेंटली पढ़ा रहा हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है। चलो, चलो अभी एक बात सर, अभी बात समझो कि इंडिया के लिए अफगानिस्तान क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखो। अफगानिस्तान के ऊपर की ये जो सारी कंट्रीज है, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज को क्या कहा जाता है? विच कंट्रीज दे आर कॉल्ड? विच कंट्रीज? देर आर टोटल 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज, नॉट गल्फ गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज राइट डाउन। सेंट्रल एशियन कंट्रीज। सेंट्रल एशिया में 5 कंट्री आती है। कजाकिस्तान, प्लीज राइट डाउन कजाकिस्तान, यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं आपको। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ये लिख लो। सेंट्रल एशिया कंप्राइजेस ऑफ 5 कंट्रीज। ये मैं आज एक बार आपको पढ़ा दिया ना मैंने आज ये इश्यू, फिर मैं आपको कभी अफगानिस्तान के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा, बिकॉज हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया होगा ये। तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। सो बेसिकली अगर इंडिया को सेंट्रल एशिया को एक्सेस करना है फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, देन अफगानिस्तान में इंडियन फ्रेंडली गवर्नमेंट हो वो बहुत नेसेसरी होता है। ये मैंने क्या कहा, ये पता चला दैट इन ऑर्डर फॉर इंडिया टू गो इन सेंट्रल एशिया फॉर ट्रेडिंग पर्पस, बिजनेस बढ़ाने के लिए या मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए, तो अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे होना वो बहुत जरूरी बन जाता है। बिकॉज अफगानिस्तान इज द गेटवे टू सेंट्रल एशियन कंट्रीज। एम आई क्लियर गाइस? अभी तालिबान की वजह से वी कैन नॉट डू मच इन द सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ठीक है। मैंने 5 कंट्रीज के नाम 3 बार रिपीट किए हैं। ठीक है। आई सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड आप लोग क्या कर रहे हो। ठीक है। तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। और 3 कंट्री के नाम तो आपके सामने हैं ऑन द मैप इटसेल्फ। तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान एंड किर्गिस्तान, वो तो सामने ही है। ये जो मैंने इतनी चीजें बताई उसमें से किसी को कंसेप्चुअली समझने में प्रॉब्लम है कि सर ये आपने ऐसा क्यों बोला? हाँ, खुशी आप मैप को देखो। अगर इंडिया को सेंट्रल एशिया जाना है तो हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं है, हमें अफगानिस्तान से ही जाना पड़ेगा। मैप देखो, इसीलिए तो मैं मैप लेके आया हूं। बिकॉज इंडिया की बॉर्डर सी रूट, हाँ वेरी गुड। पहले बॉर्डर की बात, लैंड बॉर्डर के बारे में पता चल गया आपको। लैंड बॉर्डर तो अफगानिस्तान के साथ है।
तो अगर इंडिया को जाना है सेंट्रल एशिया तो अफगानिस्तान से होके जाना पड़ेगा। वो पता चल गया, सबको पता चल गया। ठीक है, चलो अभी सी रूट की बात करते हैं। खुशी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, सी रूट। तो सी रूट के लिए छाबार पोर्ट समझो। ये ईरान जो आपको दिख रहा है, ईरान के नीचे यहाँ पे मैप में नहीं दिख रहा, एक्सैक्ट थोड़ा नीचे सी कोस्ट पे हमने छाबहार पोर्ट बनाया था। नाउ व्हाट वाज द आइडिया फॉर छाबहार पोर्ट इज दैट इंडिया विल सेल गुड्स टू छाबहार पोर्ट। फिर छाबहार पोर्ट से अफगानिस्तान तक हमने एक रेलवे लाइन बनाई थी, जारंज देलाराम रेलवे लाइन। वो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए मैं नेक्स्ट टाइम एक और मैप लेके आऊंगा, डोंट वरी। बेसिकली ईरान के पोर्ट से लेके अफगानिस्तान बॉर्डर तक हमने एक रेलवे लाइन बनाने वाले थे, और अफगानिस्तान से अगेन वाया लैंड बॉर्डर हम सेंट्रल एशिया जाने वाले थे। बिकॉज सेंट्रल एशियन कंट्रीज आर लैंडलॉक कंट्रीज, वहां पे सी रूट है ही नहीं। एम आई क्लियर? अगर सेंट्रल एशिया जाना है तो आपको लैंड रूट से ही जाना पड़ेगा, सी रूट है ही सी रूट है ही नहीं। लेकिन विद द फॉल ऑफ अफगानिस्तान, इंडिया का देयर इज कमर्शियल इंटरेस्ट हर्ट, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट आर एट द स्टेक, एंड ऑल्सो हमारा स्ट्रेटेजिक पॉइंट भी वी आर एट स्टेक। ठीक है, बिकॉज अभी पाकिस्तान will always able to control Afghanistan because Taliban is on very good terms with the Pakistani government. ठीक है, so that is the whole issue. Am I clear guys? इसके बाहर आपको कुछ नहीं, कुछ मतलब कुछ भी पूछेंगे ना आपको, आप लोग सॉल्व कर दोगे। ठीक है, और अफगानिस्तान के रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि कब सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान को, कब यूएसए ने वॉर डिक्लेयर की थी अफगानिस्तान में, वो मैंने पढ़ा है, मैं ऑलरेडी सारी चीजें पढ़ा चुका हूं। ठीक है, सबसे पहला अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट थे हमिद करजाई, यू कैन राइट डाउन। ठीक है, फिर बाद में बने अशरफ गनी। ठीक है, गनी भाई, गनी भाई आप सबको तो पता ही होगा, मैं वांटेड वाले गनी भाई की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अशरफ गनी की बात नहीं कर रहा। ठीक है, अभी बेचारा भाग ही जाएगा ना गाइस, यू कैन नॉट ब्लेम अशरफ गनी यार, कम ऑन। मतलब वहां पे बैठा रहता तो अभी उसको कहीं पे टंगा दिया होता। मतलब ऑफ कोर्स जाएगा यार, मतलब एवरीवन, इट इज वेरी कॉमन सेंस यार, मतलब नहीं भागेंगे तो क्या करेंगे? यू सी कैसे लोग घूम रहे हैं अभी अफगानिस्तान में। ठीक है, अभी मैंने कितने साल से वो दिवाली की बंदूक नहीं फोड़ी है, ये लोग क्या क्या लेके घूम रहे हैं हाथ में। ठीक है, अभी तो एप्पल खाते वक्त भी डर लगता है देख के। ठीक है, चलो ओके, एम आई क्लियर गाइस? चलो, सब कुछ क्लियर। ठीक है, अभी आगे चलेंगे, लेट्स गो। ये लिख लो आप, ये लिख लो, तालिबान स्टॉप्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया थ्रू अफगानिस्तान। 3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है हमने। हम चाइना के साथ क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप लिख लो और आप एक बार समझ लो और पढ़ लो। ठीक है, बाकी आप सब कुछ समझ गए हो। ठीक है, मैप को याद रख लेना और मैंने जो बताया है वो याद कर लेना, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, मेरे घर में एक चीज ऐसी कहा जाती है फॉर मेरे मेरे बारे में, दैट पार्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग मैस इन द हाउस। मैस मीन्स कि मैं चीजें बहुत गंदी कर रखता हूँ घर पे, ऐसा मेरा ऐसा डायलॉग यूएसए के लिए है। दैट पूरे वर्ल्ड में द मेन कंट्री टू रिस्पॉन्सिबल फॉर मैस अराउंड द वर्ल्ड इज यूएसए। बोले यूएसए को कुछ करना ही नहीं है, यूएसए वांट्स के वहां पे तालिबान आए। ठीक है, यूएसए इज इंटरेस्टेड फॉर मेकिंग श्योर दैट तालिबान स्टेज इन अफगानिस्तान। ठीक है,
अगर उनको ऐसा होता कि नहीं हम कुछ अच्छा करते तो वहीं रहते, लेकिन वो उनका ऑब्जेक्टिव ही नहीं रहा अभी, ठीक है। सो ये मेरी याद रखना, एक पार्थ सर का ये डायलॉग है, दैट इन द वर्ल्ड इफ एनीवन क्रिएट्स द मैस, इट इज ऑलवेज यूएसए, ठीक है। ओके गाइस। गाइस लिख लिया आप सबने? शुड आई गो अहेड? अभी कोविड अफगानिस्तान में जाने से डरता है, ठीक है। कोविड बोलेगा अपने अफगानिस्तान को बाईपास कर लेते हैं, ऊपर नीचे से चले जाएंगे। कोविड क्या जाके वहां पे करेगा? वहां से कोविड में खतरनाक लोग हैं वहां से, ठीक है। उससे ज्यादा खतरनाक लोग हैं, कोविड वहां डरता है जाने से। इंडिया में तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं, ठीक है। इंडिया में तो कितना सारा एफडीआई आता है, एफआईआई आता है, ठीक है। चलो, लेट्स गो एड, ठीक है। ये एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है, रेजिस्टेंस 2.0। लेजेंडरी एंटी तालिबान लीडर सन अहमद मसूद लॉन्चेस पंजशीर रेजिस्टेंस अगेंस्ट तालिबान। देखो, पंजशीर जो जगह है, इट इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न इराक। यहाँ पे जो नॉर्थ में एक रीजन है, वहां पे एक प्रोविंस है जिसका नाम है पंजशीर। नाउ पंजशीर के जो लोग हैं, दे हैव ऑलवेज रेजिस्टेड तालिबान, ठीक है। पहले भी जब 1996 में तालिबान का रूल आया था इन अफगानिस्तान, तब वहां पे a person, he launched a Afghan Taliban resistance movement. His name was Ahmad Shah Massoud. He was called as Lion of Panjshir because he resisted the Taliban and उसके पहले अफगान सोवियत रेजिस्टेंस, ठीक है। Now after his death, his son is launching a resistant movement against the Taliban, ठीक है। And he is also joined by former Afghanistan Vice President Amrullah Saleh. Now, Ashraf Ghani was the president, and the vice president was Amrullah Saleh. Okay. So, Amrullah Saleh, the vice president, he has declared himself as the caretaker president of Afghanistan. Okay. He has argued that Ashraf Ghani to भाग के चले गए हैं, ठीक है। So, in his absence, I am the legitimate president of Afghanistan, and they have developed a resistant movement in Panjshir Valley. Am I clear guys? स्टोरी क्या है? फैक्चुअल न्यूज है, हमें पता होना चाहिए बस, ठीक है। और इसके बाद से तालिबान से हमारा रिश्ता खत्म है, ठीक है, ये लास्ट है। अभी कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो पढ़ेंगे, अदरवाइज वी आर डन विद तालिबान, ठीक है। अभी बहुत ज्यादा बार तालिबान बोलूंगा, मेरे को मेरी मम्मी घर से बाहर निकाल देगी कि तू उधर ही जा पाए, क्या लगा रखा है। हाँ, ही क्रिएटेड द नॉर्दर्न अलायंस, वेरी गुड सिद्धांत, एब्सोल्युटली करेक्ट। मैंने कहा दैट पंजशीर इज लोकेटेड इन नॉर्थ अफगानिस्तान, सो ही वॉज द क्रिएटर ऑफ नॉर्दर्न अलायंस, यस यू आर राइट। ओके एवरीबॉडी, चलें हम आगे। आज के दिन के लायन कौन है? हु इज द लायन ऑफ टुडेस? देखो,
वो जो बच्चों को अरेस्ट किया है ना यूएपीए एक्ट के अंदर, आप थोड़े महीने आप थोड़े मंथ्स खड़े रहो, मोदी जी भी एक्सेप्ट करेंगे तालिबान को, ठीक है। यू हैव नो अदर ऑप्शंस। मतलब यहां पे यूएसए एक्सेप्ट कर रहा है तालिबान को, चाइना एक्सेप्ट कर रहा है, रशिया एक्सेप्ट कर रहा है, क्या कर लोगे आप, ठीक है। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल यार, यू हैव टू अंडरस्टैंड ग्राउंड पोजीशन पे क्या हो रहा है, ठीक है। और वैसे भी बच्चों के लिए यूएपीए बनाया है, जो छोटे छोटे बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं वो ही ऐसे एंटी नेशनल काम करते हैं, ठीक है। कोई और नहीं पकड़ा जाते तो उनको तो डाल ही सकते हैं, ठीक है। हो गया, पढ़ लिया। शुड आई गो एट गाइस, एवरीबडी? हाँ, मेरा एक फेवरेट डायलॉग है कि जिनके पास कैंटीन में उधारी होता है वो थोड़ी ना टेररिस्ट हो सकता है यार ठीक है। बेचारे इस कॉलेज में बच्चे होते हैं, वो क्या कर लेंगे, वो क्या ही कर लेंगे, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी है तो है, सह लेंगे थोड़ा सा, और क्या। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पीपीटी पढ़ने से पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। अरे कुछ नहीं बन सकते उधर से, ठीक है। कुछ नहीं होता, कॉलेज में कुछ नहीं होता, कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन कॉलेज में पढ़े लिखे लोग ज्यादा होते हैं, विच इज ट्रबल फॉर पॉलिटिशियंस, ठीक है। एजुकेटेड पीपल आर ऑलवेज फियर्ड बाय पॉलिटिशियंस, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो, लेट्स कम, लेट्स टॉक अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है। नाउ आप में मेरे को ये बताओ, ओजोन लेयर क्या होता है वो पता है? ओजोन क्या है सबसे पहले गाइस, व्हाट इज ओजोन, ठीक है। ओजोन इज अ अल्ट्रा वायलेट गैस, ठीक है। इट इज अ गैस, सॉरी, अरे माय बैड। ओजोन इज अ गैस विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेस ऑफ द सन। मैं बहुत धीरे से जा रहा हूं ताकि हर एक बच्चा मुझे बार बार ना पूछे, ठीक है। मैं इतने ही पेस में बोलूंगा। O3 कहते हैं, ओजोन इज डिनेटेड बाय O3, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन स्ट्रेटोस्फियर। कहां पे? स्ट्रेटोस्फियर, लिख लो। नाउ स्ट्रेटोस्फियर में जो ओजोन है, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन, ठीक है। इतनी स्टोरी तो क्लियर है ना, ठीक है। फिर क्या होने लगा, पूरी दुनिया में विकास बढ़ने लगा। विकास का मतलब है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के कारण क्या होने लगा, सबके घर पे एसी, रेफ्रिजरेशन, इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन, सेंट्रल एसी, सब कुछ लगाने लगे हम। तो जब आप ये सारे डिवाइसेस यूज करते हो, तो इन दैट पर्टिकुलर डिवाइसेस अ गैस इज यूज विच इज कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। मैंने अभी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की बात ही नहीं की है। प्लीज गाइस, मैंने पहले ही कहा है कि मैं जैसे स्टोरी बताता हूं ना आपको, आप सिर्फ उस पर ही फोकस करो, वरना कंफ्यूजिया जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। मेरी स्टोरी पे मेरे को रिहर्स करके आता हूं मैं, तो मुझे पता होता है कि बच्चों को एक फ्लो में याद रहे, इसके लिए, ठीक है। वरना मैं तो ये पीपीटी आपको बोल देता कि आप डायरेक्ट लिख लो इसमें से, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना, आपको चीजें याद रहनी चाहिए रेदर देन रीडिंग इट अगेन एंड अगेन। तो हमने जब घर पे रेफ्रिजरेशन स्टार्ट किए लगाने के लिए, बिकॉज हमारा हमको भी विकास चाहिए, ठीक है, सबको विकास चाहिए। तो उस विकास के चक्कर में वो गैस यूज करते हैं। तो हमें पता चला कि वो गैस यूज करने के कारण जो स्ट्रेटोस्फियर में हमारा ओजोन लेयर है, वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है, कम हो रहा है। उसके कारण देयर वेर इट वॉज सीन दैट अल्ट्रा वायलेट रेस जो है वो धीरे धीरे पेनिट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। सो हम सब घबरा गए कि अगर अल्ट्रा वायलेट रेस अगर सरफेस पे आने लगे, अर्थ के सरफेस पे, देन इट विल लीड टू डेंजर, कैंसर्स, स्किन डिसीज, ईचिंग एंड इरिटेशन, ठीक है।
तो फिर वर्ल्ड के लीडर्स मिले 1989 में इन मॉन्ट्रिल विच इज लोकेटेड इन कनाडा। तो वहां पे उस जमाने के जी जिनपिंग, मोदी जी, बाइडन, ये सब बैठे और उन्होंने डिसाइड किया कि भाई ये आज के बाद ये सीएफसी को हटा दो, ये अपने को आज से बाद नहीं चलेगा, ठीक है। तो फिर बोला सबने लेकिन अपने को गर्मी तो बहुत लगता है तो क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा सीएफसी नहीं, आज के बाद हम एचएफसी यूज करेंगे। सो तब एंट्री मारी एचएफसी ने। Basically, in Montreal Protocol, it was decided that we will not use CFC. क्लोरोफ्लोरोकार्बन आज से यूज नहीं करेंगे, उसके जगह हम नए यूज करेंगे गैस को, विच इज कॉल्ड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। एम आई क्रिस्टल क्लियर अभी तक? कुछ भी ऐसा है कि सर ये पता नहीं चला? एकदम इजी है और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, ठीक है। एचएफसी तो अभी सीएफसी पिक्चर के बाहर चला गया है और एचएफसी आ गया है, ठीक है। ये कब हुआ? 1989 में, ठीक है। सो 1989 से हमने एचएफसी यूज करना स्टार्ट कर दिया। फिर 10 15 20 साल के बाद एक और इश्यू आ गया, वो था ग्लोबल वार्मिंग का। नाउ व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, मैं आपको एक बात समझा देता हूं। ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली है क्या? जब आपके एटमोस्फियर में ऐसे गैसेस बढ़ जाए जो सन की हीट को ट्रैप करते हैं, जिसे हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस आर दोज गैसेस विच ट्रैप्स द हीट फ्रॉम द सन एंड इंक्रीजेस द सरफेस टेम्परेचर ऑफ अर्थ। इसे कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। तो जब हमने ये एचएफसी यूज करना शुरू कर दिया तो ये 15 20 साल अपने को पता चला है कि ये तो और लफड़ा हो गया, बिकॉज एचएफसी इज अ ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैस। HFC is a greenhouse gas and it is also a very powerful greenhouse gas. Am I clear? Basically, HFC is a greenhouse gas. तो फिर वापस ये मोदी जी, सी जिनपिंग, पुतिन, ये सब टेंशन में आ गए कि अब क्या करेंगे यार। तो फिर नया स्कीम लेके आए कि अब इसको भी हटाते हैं, लेकिन इसको धीरे धीरे करके हटाएंगे, ठीक है। दैट वी विल फेज आउट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। फेजिंग आउट का मतलब है आज मैंने 10% कम किया, फिर अगले साल मैं 20% कम करूंगा, ऐसा धीरे धीरे करके, ठीक है। सो कहां पे ये डिसाइड किया गया था कि हम ये कम करेंगे, फेज आउट करेंगे? इट वॉज डिसाइडेड इन द किगाली। किगाली इज द कैपिटल ऑफ रवांडा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज द किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एम आई क्लियर गाइस? ये क्यों पढ़ाया मैंने? बिकॉज इंडिया ने डिसाइड किया है दैट इंडिया ये साइन करेगा, ठीक है। चलो लिख लो। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी, ठीक है। स्पेशली क्लैट में, क्लैट में इसके ऊपर क्वेश्चन उठा के आपको दे सकते हैं, ठीक है। पैसेज या पैराग्राफ लिखना शुरू कर दो फटाफट। किगाली जगह है ख्याति। किगाली इज अ प्लेस, किगाली इज द कैपिटल ऑफ रवांडा। एंड इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया था, इन द मीटिंग विच वॉज हेल्ड इन किगाली, दैट हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का यूज अब से कम करेंगे, ठीक है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आर गैसेस विच आर वेरी पोटेंट ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। प्रसन्ना, इवन आई नीड टू टेक अ लुक इन दैट, ठीक है।
because there are certain number of countries that has to sign this amendment in order to become actionable. ठीक है. हाँ, मतलब मैं जब पीपीटी बना रहा था तभी आई वॉज थिंकिंग कि इस टाइम काफी कुछ लिखने मतलब देयर इज अ लॉट टू राइट इन टुडेज लेक्चर. वो मैंने पहले ही बताया था. आई नो. और ऐसा जब बोरिंग होता है लेक्चर, लिखना ज्यादा होता है, तब मैं जोक्स ज्यादा क्रैक करता हूँ ताकि बच्चे बोर ना हो जाए. ठीक है. लिख लिख के, पढ़ पढ़ के, थोड़ा थोड़ा लिखना होता है ना तो यू स्टिल मोटिवेटेड. ठीक है. लेकिन ज्यादा होता है ना तो आई अंडरस्टैंड. ओके गाइस, लेट्स गो एड. सबका हो गया. चलो. चलो. हाँ यस, मजा आना चाहिए. पढ़ने में भी मजा आनी चाहिए हमेशा. चलो आगे चलेंगे. हाँ ये सेम है. देखो, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन as a stack of 19 gases. Please write down 19 gases. ठीक है. And India has to reduce हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज बाय 80% बाय द ईयर 2047. ये लाइन भी लिख लेना गाइस प्लीज, और ये पढ़ लो तो आपको एक बार और क्लैरिटी आ जाएगी. सिर्फ ये दो लाइन लिखना कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में कितने टाइप के गैसेस है, 19 गैसेस. एंड इंडिया हैज टू रिड्यूस इट्स एचएफसी बाय 80% बाय द ईयर 2047. ठीक है, बस इतना लिख लो, फिर आगे चलेंगे. और पढ़ लो. जो मैंने ये बोला इतना, ये वही है. ठीक है. एवरीबडी डन. लेट्स गो एड नाउ. चलो. चलो. व्हाट इज कांग्रेशनल गोल्ड मेडल? ये आप सबको पता ही होगा. जैसे हमारे यहाँ पे भारत रत्न अवार्ड है, विच इज कंसिडर एज द हाईएस्ट ऑनर गिवन बाय द गवर्नमेंट टू अ सिविलियन. इन द सेम वे यूएस में देर इज कांग्रेशनल गोल्ड मेडल. ये वहां की कांग्रेस देती है. कांग्रेस मतलब वहां की पार्लियामेंट देती है. उसके लिए एक बिल पास करवाया जाता है टू गिव दिस पर्टिकुलर ऑनर. ठीक है. सो अगर एक बिल पास हो जाता है विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय कैरोलिन मेलोनी फ्रॉम न्यूयॉर्क, तो हमारे खुद के नोट पे छपे हुए महात्मा गांधी, ही विल बी द फर्स्ट पर्सन टू विन दिस प्रेस्टिजियस गोल्ड मेडल. ठीक है, लिख लो. एम आई क्लियर एवरीबडी? ठीक है. बापू बापू है, कुछ भी कर लो. ठीक है. फर्स्ट इंडियन. फर्स्ट इंडियन मोहनदास करमचंद गांधी. ठीक है. वर्ल्ड्स मोस्ट एडमायर पर्सनालिटी. आयरनी, पीपल इन इंडिया, they don't admire him, so that is the problem. बापू इज बापू. हो गया. लिख लो, कोई बात नहीं वंश, लिख लो. हाँ, बहुत ज्यादा एडमायर महात्मा गांधी वेरी मच. जब मैं व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई वाज स्टूपिड, जब मैं खुद सोचता नहीं था ऑन माय ओन, एट दैट टाइम आई यूज्ड टू डिसलाइक हिम. बट जैसे जैसे मैं ज्यादा बड़ा हुआ और मैं अपने आप सोचने लगा रेदर देन गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन,
तो फिर मुझे लगा कि नहीं नहीं यार, ही इज एक्सीलेंट, फार एक्सीलेंट पर्सनालिटी। ठीक है, चलो गाइस, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, लेट्स गो एड। डी मार्ट ओनर राधा कृष्ण दमानी एंटर्स वर्ल्ड 100 रिचेस्ट पीपल लिस्ट। ठीक है, फैक्चुअल न्यूज है। एंट्री हो रही है किसी इंडियन की वर्ल्ड के 100 टॉप 100 में, इसके लिए हमें जानना जरूरी है। ठीक है, ही विल बी एट 98, और ये किसने डिसाइड किया है? ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स। राइट डाउन। ये आई थिंक इनका अभी गोल्डन पीरियड चल रहा है। ठीक है, अभी इन्होंने कुछ 1000 करोड़ का या इतने करोड़ का तो घर खरीदा इन मुंबई, राधा कृष्णा दमानी। उसके बाद भी इतने पैसे बच गए हैं, क्या बात है मतलब। ठीक है, और ये मैंने बताया था ना, हर्षद मेहता 1992 स्कैम स्टोरी में, ये वो एक द पर्सन प्लेस हिज पार्ट ऑल्सो। दो इंसान थे, वन वॉज प्लेइंग द पार्ट ऑफ राकेश झुनझुनवाला एंड द अदर पर्सन वॉज राधा कृष्ण दमानी। ठीक है, मेहता भाई साहब तो चले गए, लेकिन ये दोनों बिलियनर बन गए उसके बाद। ठीक है, राकेश झुनझुनवाला एंड राधा कृष्ण दमानी। He is a stock investor. He was a broker in the Dalal Street, and then he entered in the whole wholesale wholesale and supermarket business. ठीक है, जो आप डी मार्ट में जाते हो और दुनिया भर की शॉपिंग करते हो, दैट ही इज द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। ठीक है, डी मार्ट तो जाते ही होंगे ना आप सब लोग। हाँ, स्टिल एन इन्वेस्टर ऑफ कोर्स, उनका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो होता है, बट हिज मेजर इनकम कम्स फ्रॉम हिज वेंचर्स इन रिटेल सप्लाई। ठीक है, रिटेल चेन। तो इंडियन सीमेंट्स के भी ओनर है, काफी सारा इनका पोर्टफोलियो काफी बड़ा है। ठीक है, ओके गाइस, शुड आई गो एड? लिख लिया आप सबने? 98 इज इंपॉर्टेंट एंड बाय ब्लूमबर्ग। चलो आगे चलेंगे। नेटवर्थ इज नॉट इंपॉर्टेंट, नो 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 नो। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 2021, ठीक है, इज सेलिब्रेटेड, एंड इस साल की थीम क्या है? द ह्यूमन रेस। द ह्यूमन रेस इज अ ग्लोबल चैलेंज फॉर क्लाइमेट एक्शन इन सोलिडारिटी विद द पीपल हु नीड द मोस्ट। मैंने हमेशा से आपको बताया है कि जब भी क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स आप देखो, देन द इफेक्ट्स आर मैक्सिमम ऑन द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल। ठीक है, पुअर में भी जो सबसे ज्यादा गरीब होते हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि अगर सूखा पड़ता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, देन इट इज द पुअर पर्सन हु हैज टू वॉक हंड्रेड्स, मतलब नंबर ऑफ किलोमीटर्स टू गेट सम वाटर। ठीक है, इन द सेम वे जब सी का टेम्पर जब सी लेवल बढ़ता है, देन इट विल बी द पुअर फिशरमैन हुज लाइफ विल बी अफेक्टेड। ठीक है, सो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स ये सारे होते हैं। ठीक है, सो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे is celebrated to stand in solidarity with those peoples whose life is affected because of the climate change। ठीक है, लिख लो। एम आई क्लियर गाइस? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 वंश इज अ मीटिंग ऑफ वर्ल्ड लीडर्स जो हेल्ड होगी इन ग्लासगो। ठीक है, आई थिंक इट शुड बी इन सितंबर और अक्टूबर, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, हाँ, सो ये मीटिंग होगी टू, सॉरी, हाँ वंश, तो सारे लीडर्स मिलते हैं नवंबर में। यस, नवंबर में मिलेंगे इन ग्लासगो, एंड इन दिस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 मीटिंग, दे डिस्कस पॉलिसीज, दे विल डिस्कस इनिशिएटिव हाउ टू टैकल द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, सो दैट इज व्हाट हैपेंस इन COP। एम आई क्लियर? पता चल गया? ओके।
किसने मुझे पूछा था डेट के बारे में? अगस्त 19 2003, मतलब अगस्त 19, खुशी यहाँ पे लिखा है। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे was designated by the United Nations in the memory of the August 19 2003 bomb attack on the Canal Hotel in Baghdad, इराक। ठीक है, इसलिए हम 19 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। कोई बात नहीं, चलो हो गया। मेरे को क्वेश्चन पूछना है। हाँ, वंश 2009 में यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली होती है, उन्हें ऑफिशियली ये डे, इस दिन को सेलिब्रेट किया जाएगा, वो डिक्लेयर किया था। ठीक है, मतलब 2003 में जो इंसिडेंट हुआ था, इन दैट मेमोरी द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 2009 डिसाइडेड दैट वी विल सेलिब्रेट 19th अगस्त एज वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। ठीक है, ओके, वन क्वेश्चन। अगस्त क्रांति को हम कौन से इवेंट के साथ एसोसिएट करते हैं इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट? अगस्त क्रांति, इसको हम इंडिया के कौन से नेशनल मूवमेंट के साथ एसोसिएट करते हैं? क्योंकि ये अगर आपको नहीं पता, दैट मीन्स आप करंट अफेयर्स ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो। 8 अगस्त से लेके, मतलब 6 अगस्त से लेके 9 अगस्त तक हर रोज पेपर में आर्टिकल आता था। इट वॉज अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट हम कब लॉन्च किया गया था? व्हाट वाज द डेट? डेट इज इंपॉर्टेंट ऑफ फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट। 8 अगस्त, 8 अगस्त 1942, 1940 नहीं, 1942, गोवालिया मैदान में, गोवालिया मैदान इन बॉम्बे, वहां पे कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, जिसमें मोहनदास करमचंद गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑल्सो कॉल एस ऑगस्ट क्रांति मूवमेंट। ठीक है, 8 को रिजोल्यूशन पास हुआ था। यस, यू आर राइट, इसलिए तो मैंने कहा 8 को। ठीक है, एंड गाइस, ऑलवेज रिमेंबर दैट इस पर्टिकुलर इवेंट के साथ एक बहुत फेमस स्लोगन एसोसिएटेड है, जो महात्मा गांधी ने कहा था, डू और डाई, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, बस इतनी सारी चीजें पता होनी चाहिए, बिकॉज इसकी इवेंट अभी रिसेंटली सेलिब्रेट की गई थी। ठीक है, ऑन 8 अगस्त। एम आई क्लियर? ओके गाइस, वी आर डन फॉर द डे। थैंक यू सो मच। हैप्पी रक्षाबंधन। एक मिठाई मुझे याद करके और ज्यादा खा लेना, और कंजूस मत रहना, अपनी बहन को ज्यादा पैसे देना। ठीक है, डोंट बी अ कंजूस। और थोड़े महीने बाद यू कैन टेक इट बैक ऑल्सो। ठीक है, ऐसा नहीं है आज दे दो, बाद में आगे जाके ले लेना वापस। ठीक है, बाय बाय गाइस।